SST. Today we are going to discuss about lesson number 2, foreign policy of India and its relation with neighboring country. Today we are going to discuss about its conclusion part, and today our topic is relationship between India and Bangladesh, India and Sri Lanka, and India and Myanmar or Burma. So let's start. India was divided into two in 1947. At the time, Bangladesh was a part of Pakistan in the form of East Pakistan. Under the leadership of late Mujibur Rahman, a freedom struggle was launched by the people of Bangladesh to free East Pakistan and made it an independent country. ओके देखिए, यदि हम पाकिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो 1947 में इंडिया का बंटवारा हुआ। तो जब जो बांग्लादेश था वो ईस्ट पाकिस्तान था, लेकिन बाद में शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप के अंदर वहां पर एक इंडिपेंडेंट फ्रीडम मूवमेंट चला, जिसके तहत वहां के लोगों ने डिमांड की कि ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना देना चाहिए, या ये जो ईस्ट पाकिस्तान है इसको एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर देना चाहिए जिसका नाम रहेगा बांग्लादेश। इन 1971 द मूवमेंट एंडेड सक्सेसफुली एंड बांग्लादेश केम इनटू एग्जिस्टेंस। 1971 में ये मूवमेंट सक्सेसफुली एंड हुआ और इस तरीके से देश बना बांग्लादेश। इंडिया ने काफी ज्यादा मदद की है बांग्लादेश की फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, और इसके अलावा जो पाकिस्तान का वहां पर कब्जा था उसको हटाने में इंडिया ने काफी ज्यादा बांग्लादेश की मदद करी है। और इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जिसने बांग्लादेश को एक नेशन का खिताब से नवाजा, या नेशन का खिताब दिलाने की कोशिश करी। देखिए, इंडिया ने बहुत सारी फाइनेंशियल मदद की है बांग्लादेश की। इसके अलावा इंडिया उसकी टेक्निकल हेल्प भी करता रहा है। ओके, इसके अलावा मटेरियल हेल्प भी करता रहा है। बांग्लादेश राइट फ्रॉम बिगिनिंग, जब से बांग्लादेश बना जब से ही इंडिया काफी बांग्लादेश की मदद करता रहा है। दोनों जो है पड़ोसी देश है और दोनों जो है दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप है। इन जनवरी 1972 इंडिया प्रोवाइडेड फूड ग्रेन वर्थ 25 करोड़। देखिए, जनवरी 1972 में इंडिया ने बांग्लादेश को फूड ग्रेन प्रोवाइड की जिसकी कीमत 25 करोड़ थी, और इसके अलावा दूसरी हेल्प भी करी, जैसे कि 50 लाख पाउंड का लोन प्रोवाइड किया इंडिया ने बांग्लादेश को। ओके, बोथ डेवलप्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशन। देखिए, दोनों के अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशन भी। इन 1972 बोथ साइड हिस्टोरिक 25 ईयर एग्रीमेंट। इसके अलावा 1972 में दोनों ने एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट पास किया। बोथ एग्रीड ऑन एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक कमर्शियल इश्यूज एंड जॉइंट रिवर कमीशन वाज सेट अप। देखिए, दोनों इकोनॉमिक कमर्शियल इश्यूज को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं, और इसके अलावा दोनों ने जॉइंट रिवर कमीशन को भी सेटअप किया है। ओके, देयर हैव बीन डिफरेंसेस ओवर सम इश्यूज बिटवीन टू। फरक्का डैम इज वन मेजर इशू। देखिए, दोनों के बीच में कुछ तकरार भी है, किसी मुद्दे को लेके कुछ इश्यूज वगैरह भी हैं, जैसे कि फरक्का डैम उसमें से प्रमुख है। अपार्ट फ्रॉम इट्स इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश इज अनदर प्रॉब्लम। इसके अलावा बांग्लादेश से घुसपैठ ये भी एक प्रॉब्लम है जिससे भारत की सिक्योरिटी को नुकसान है। ओके, देयर हैव बीन डिस्प्यूट्स ऑन चकमा ट्राइबल्स एंड ऑन द फेंसिंग अलोन बॉर्डर्स। देखिए, हमारा जो डिस्प्यूट है, हमारा जो तकरार है वो चकमा ट्राइबल्स को लेके है, और इसके अलावा बॉर्डर्स के ऊपर फेंसिंग को लेके है। The latest issue is the help to terrorist enter from Bangladesh. अभी अगर मैं कुछ लेटेस्ट इशू की बात करूं तो कुछ टेररिस्ट हैं जिनको बांग्लादेश के कुछ ग्रुप्स वगैरह सपोर्ट करते हैं, और बाद में फिर वो इंडिया के अंदर सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं इंडिया और पाकिस्तान इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच। इंडिया हैज ऑलवेज बीन कीन टू हैव गुड रिलेशन विद बांग्लादेश। देखिए, इंडिया हमेशा से ही चाहता है कि बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे, लेकिन कुछ जो इश्यूज है उसको लेके जो इंडिया बांग्लादेश से बात भी करता रहता है, समय समय पर अपनी बात उठाता रहता है कि आप ये जो भारत के लिए सिक्योरिटी इशू क्रिएट कर रही है, ये समस्या है, इसको आप रोकिए, जो टेररिज्म है इसको आप रोकिए, और इसके अलावा जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, जो घुसपैठ वगैरह होती है, इसको रोकिए। ओके, तो ये हुई इंडिया और बांग्लादेश की बात। अब हम बात करते हैं इंडिया एंड श्रीलंका। देखो, श्रीलंका भी हमारी एक नेबरिंग कंट्री है, और इसके अलावा श्रीलंका से हमारे हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल संबंध है।
जैसे यदि हम बात करें कि जो बौद्ध धर्म है वो श्रीलंका में इंडिया से ही गया है। इसके अलावा जो किंग अशोक थे या एम्परर जो अशोक थे, उन्होंने क्या किया, अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्र को वहां पहुंचाया था उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो हमारी कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल लिंक जुड़ी हुई है श्रीलंका के साथ। ओके, देखिए श्रीलंका भी फॉरेन इंपेरियलिज्म का विक्टिम रहा है, और इसके अलावा जो श्रीलंका है वहां पर पोर्चुगीज, डच और फिर बाद में ब्रिटिश लोगों ने भी राज्य किया है, रूल किया है इनके ऊपर। ओके, अगर मैं आज़ादी की बात करूं श्रीलंका की, तो उसको आज़ादी मिली 1948 के अंदर, फरवरी 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली और वो एक इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर हुआ। ओके, इंडिया हैज ऑलवेज ऑनर्ड द रीजनल सुप्रीमेसी, फ्रीडम एंड सोवेरेनिटी ऑफ श्रीलंका। देखे, इंडिया हमेशा से जो रीजनल सुप्रीमेसी, फ्रीडम और सोवेरेनिटी है श्रीलंका की, उसका आदर करते आया है, सम्मान करते आया है। इवन आफ्टर फ्रीडम, श्रीलंका's Trincomalee naval base and Kutunak airport were under the British rule। देखिए, फ्रीडम के बाद भी कुछ ये एरिया है जो ब्रिटिशर्स के कब्जे में थे श्रीलंका के, जैसे कि ट्रिंकोमैली नेवल बेस ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, नेवल बेस है ये, और इसके अलावा कुतुनाइक एयरपोर्ट ये ब्रिटिशर्स के कब्जे में था। ओके, चलिए अब हम देखते हैं बहुत सारे जो इंडियन है वो श्रीलंका के अंदर सेटल्ड है। ज्यादातर लोग उसमें से चाय के व्यापार के अंदर एम्प्लॉयड है, व्यापार में या कहीं ना कहीं जो चाय के बागान वगैरह होते हैं वहां से वो पत्ती चुनने का काम करते हैं, कुछ लेबर वगैरह है, चाय और रबड़ के प्लांटेशन में ज्यादा से ज्यादा लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारे अच्छे रिलेशन है श्रीलंका के साथ। इन पॉलिटिकल फील्ड वी फॉलो अ पॉलिसी ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड कोऑपरेशन। हम पॉलिटिक्स की बात करें तो वहां पर भी हम म्यूचुअल हेल्प और कोऑपरेशन की भावना रखते हैं। दो द लिंक आर क्लोज एंड स्ट्रांग, देयर हैव बीन प्रॉब्लम टू। अब हमारे लिंक ओल्ड भी है श्रीलंका के साथ बहुत ज्यादा, और इसके अलावा स्ट्रांग भी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ समस्याएं हैं। जैसे मोस्ट सीरियस इश्यूज दैट अफेक्टेड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्री वर द प्रॉब्लम ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सेटल्ड इन श्रीलंका। देखो, सबसे पहली दोनों के बीच में जो तकरार है वो ये है कि जो इंडियन ओरिजिन के लोग वहां पर रहते हैं उसको लेके, क्योंकि 1948 के अंदर श्रीलंका के अंदर सिटीजन एक्ट बना, और उसके अलावा एंड द लेजिस्लेटिव एक्ट, और इसके अलावा लेजिस्लेटिव एक्ट बना 1949 के अंदर। इट डिप्राइव्ड मोस्ट इंडियन ओरिजिन पीपल फ्रॉम द राइट्स ऑफ सिटीजन एंड वोटिंग। तो इसके तहत बहुत सारे जो इंडियन ओरिजिन के लोग थे उनसे वोटिंग की राइट छीन ली गई। ओके, और उनसे सिटीजनशिप भी छीन ली गई। तो कहीं ना कहीं भारत इस बारे में हमेशा से मुद्दा उठाता रहा है कि भाई जो आपके यहाँ पर रह रहे हैं आप उनको सिटीजनशिप दें या कम से कम वोटिंग राइट्स दें। ओके, दीज इंडियन ओरिजिन पीपल हैव बीन मूविंग टू लंका एज अ लेबर। अब देखिए, ये जो लोग हैं ये भारतीय मूल के लोग हैं, ये श्रीलंका में कैसे चले गए थे? ये मजदूरी करने के लिए गए थे। जो चाय के बागात वगैरह होते हैं, टी प्लांटेशन या रबड़ इंडस्ट्री में ये मजदूरी वगैरह करने के लिए गए थे जब श्रीलंका ब्रिटिश रूल में था, मतलब एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था बल्कि ब्रिटिश रूल में था। लेकिन बाद में जब श्रीलंका का इंडिपेंडेंट हुआ तो वो अपनी सिटीजनशिप की पॉलिसीज के अंदर, लॉ के अंदर चेंजेसमेंट लेके आया, जिससे दिक्कतें खड़ी हुई जो इंडियन मूल के लोग हैं उनको। In recent years, ethnic crisis in Sri Lanka has become source of concern to India. The Tamil settlers in the Lanka are in minority. Most of Tamil are settled in Jaffna, north of Sri Lanka. देखें, अब कुछ रिसेंटली अभी कुछ हमारे बीच में तकरार का जो विषय है वो ये है कि जो श्रीलंका के अंदर तमिल लोग हैं, जो तमिल हमारे यहाँ जो तमिलनाडु है वहाँ के रहने वाले श्रीलंका में ज्यादा हैं, वो माइनॉरिटीज में है वहाँ, और ज्यादातर जो तमिल लोग हैं वो जाफना नॉर्थ ऑफ श्रीलंका, मतलब जाफना एक एरिया का नाम है वहां पर है, ये नॉर्थ ऑफ श्रीलंका में है। तो बहुत सारे जो तमिल मूल के लोग हैं वो एक नए स्टेट की डिमांड करते हैं कि हमें श्रीलंका के साथ में नहीं रहना है, बल्कि हमारा एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, सेपरेट नेशन होना चाहिए। तो इसको हम तमिल प्रॉब्लम कहते हैं। तो दोनों के बीच में जो तकरार होने का जो विषय है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, वो ये तमिल इशू भी है, ओके, तमिल प्रॉब्लम भी है। Tense relation developed between two to Tamil issue. India has helped Lanka to solve dispute
Under an agreement signed between two countries in July 1987, India peacekeeping force helped the government of Sri Lanka. तो देखिए ये तमिल इशू श्रीलंका और इंडिया के बीच में कहीं ना कहीं तकरार का विषय बना है। इसके बावजूद भी इंडिया ने 1997 के अंदर एक एग्रीमेंट पास किया, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। इस एग्रीमेंट में है जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है वो हमेशा श्रीलंका की मदद करेगी उसके एथनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर। तो ये एक एथनिक प्रॉब्लम, ये इसको एथनिक क्राइसिस कहना चाहिए। अब इंडिया एंड म्यांमार के जो रिलेशन है उसके बारे में हम देखेंगे। म्यांमार इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। म्यांमार इंडिया के ईस्टर्न फ्रंटियर में सिचुएटेड है। इंडिया ट्रेडिशनली हैज क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशन विद म्यांमार। हमारे म्यांमार से पहले से ही काफी अच्छे संबंध रहे हैं और बिल्कुल क्लोज रिलेशन रहे हैं। रिसेंटली स्टेप हैव बीन टेकन टू इंक्रीज इंडियाज ट्रेड विद म्यांमार। इंडिया ने म्यांमार से ट्रेड बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया अभी रिसेंटली। There have been problems of smuggling between two। हालांकि कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे दोनों देश की बॉर्डर्स वगैरह पे स्मगलिंग होती है, ये एक प्रॉब्लम है। और जो कुछ लोग होते हैं वो इलीगल तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू म्यांमार इन 1987, इंडिया एंड म्यांमार रिजॉल्व टू कोऑपरेट इन चेकिंग ड्रग स्मगलिंग एंड अदर अनलॉफुल एक्टिविटी ऑन द बॉर्डर। एट प्रेजेंट इंडिया एंड म्यांमार हैव कॉर्डियल रिलेशन। देखिए 1987 में उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो म्यांमार में गए थे और तब दोनों कंट्री के बीच में ये तय हुआ कि ये जो स्मगलरिंग हो रही है, इलीगल स्मगलरिंग हो रही है, और इसके अलावा जो ये जो बॉर्डर इश्यूज है, मतलब बॉर्डर के ऊपर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही है, इसको दोनों देश रोकने की कोशिश करेंगे। ओके, और अभी की अगर हम बात करें तो इंडिया और म्यांमार के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप वगैरह भी है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 20, दैट इज इंडियाज। इस लेसन का नाम है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रिलेशन विद नेबरिंग कंट्री। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज है वो हमने देखी कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है। फॉरेन पॉलिसी एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे होना चाहिए, उसको फॉरेन पॉलिसीज कहते हैं। हर देश की अपनी एक फॉरेन पॉलिसीज होती है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा क्या है कि हमें किसी के ऊपर पहले आक्रमण नहीं करना है। इंडिया हमेशा से शांति का प्रतीक रहा है, शांति का पुजारी रहा है कि हमें पहले किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करना है, लेकिन हमारे डिफेंस में हमें वर्क करना है। यदि कोई दूसरा देश हम पे आक्रमण करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी हम देंगे। इसके अलावा इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज है वो ये है कि हमारे देश का जो फायदा, हमारे देश को इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल फायदा हो, इस तरीके की हमारी फॉरेन पॉलिसीज है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश का हमारी फॉरेन पॉलिसीज के अंदर फायदा होना चाहिए, ये हमारी फॉरेन पॉलिसीज का हिस्सा है। ओके, एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान रखा जाता है हमारी फॉरेन पॉलिसीज के अंदर। ओके, तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा जो इंडिया है वो अपोज करता है इंपेरियलिज्म और कॉलोनिज्म को भी, ये हमारी फॉरेन पॉलिसीज का हिस्सा है। इंडिया अपार्थाइड के खिलाफ है, यानी रंगभेद के खिलाफ है, और इंडिया वर्ल्ड पीस को सपोर्ट करता है, डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करता है। इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसीज इंडिया की ये है कि दो देशों का आपस में जो न्यूक्लियर अटैक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया सार्क को सपोर्ट करता है। तो ये हमारी कुछ मैंने आपको ब्रीफ में बताया, ये हमारी फॉरेन पॉलिसीज है। और बाकी जो रिलेशनशिप है वो हमने हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ देखे, जैसे इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया एंड नेपाल, ओके, इंडिया एंड चाइना। तो आज के लिए बस इतना ही, लेसन कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आपको होमवर्क रहेगा, आज कंप्लीट करना है, बाकी का हम कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।